नमस्कार विद्यार्थियों, ज्ञान सुधा चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये जो ज्ञान सुधा चैनल है ये उच्च शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार और आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा जयपुर की पहल है। ऐसे विद्यार्थियों के लिए जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां कर रहे हैं और आपके सहयोग के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले विद्यार्थियों के लिए विश्वसनीय सामग्री लेकर के हमारे वर्तमान आयुक्त श्रीमान संदेश नायक जी की पहल पर सारे राजस्थान के राजकीय महाविद्यालयों के सहायक आचार्य और सहआचार्य आपके साथ हैं और हमारे प्रयास है कि हम आपको ऐसी वैध और विश्वसनीय सामग्री उपलब्ध कराएं जो भ्रामक ना हो, जो आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता दिलाने में सहायक हो। तो आइए आज हम एक ऐसे टॉपिक को लेकर के आए हैं जिसका नाम है समास। लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में जहां जहां भी व्याकरण है वहां पर समास आपको मिलेगा। बहुत सारे विद्यार्थी बहुत सामान्य सा इसको टॉपिक मानते हैं और भूल कर बैठते हैं, क्योंकि इसके जो भेद आगे आप पढ़ेंगे उनमें बहुत भ्रामक सामग्री मिलेगी आपको, बहुत सारी जो गाइड्स मार्केट में आपको उपलब्ध होंगे अंदर। तो हम आपको यहाँ पर बिल्कुल वैसी जानकारी देना चाह रहे हैं जो आपके भ्रमों को दूर कर सके, भ्रमों का निवारण कर सके। और इस वीडियो को देखने के बाद यदि इस संबंध में कोई भी प्रश्न है तो कमेंट में आप के द्वारा मेरे द्वारा आमंत्रित हैं, जो आप सवाल पूछिए उनका जवाब आपको बिल्कुल मिलेगा। तो हम पढ़ रहे हैं समास को। इस शब्द को समझने के लिए, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी समास और संधि में कंफ्यूज रहते हैं, भ्रम की स्थिति में रहते हैं, तो इस शब्द को समझिए पहले और फिर संधि से इसकी भिन्नता समझिए। क्या है कि प्रत्येक भाषा का यह प्रयास रहता है कि वो बहुत संक्षिप्त रूप में, बहुत कम शब्दों में अपनी बात को प्रकट कर सके, और इस संक्षिप्तता की प्रवृत्ति के कारण ही समास की प्रक्रिया चली है। तो शब्दों का विच्छेद देखें, सम, धन, आस, यानी परस्पर, पास पास बैठाना, यानी दो शब्दों का मेल समास कहलाता है। उसमें दोनों शब्दों को परस्पर पास बैठाया जाता है, उनका मेल नहीं होता। अब ये जो संक्षिप्तता की प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया दो प्रकार से हो सकती है। कैसे हो सकती है? या तो हम विभक्ति का या बीच के शब्दों का लोप कर दें, ठीक है, जैसे माता पिता। जब हमने इसको समस्त पद बनाया, यानी दो शब्दों के मिलने के बाद ये जो प्रक्रिया है ये समास कहलाती है, और जो बनने वाला पद है वह समस्त पद या सामासिक पद कहलाता है। तो ये इसके बाद जो बनेगा पद वो क्या बनेगा समास की प्रक्रिया के बाद? तो हमने संक्षिप्तता की प्रक्रिया को अपनाया और बीच के शब्द को लुप्त कर दिया। शब्द बन गया, समस्त पद बन गया माता पिता, अर्थ वही देगा। तो संक्षिप्तता की प्रक्रिया है वह कुछ शब्दों को या तो लोप करके या उनका भिन्न अर्थ दे करके करी जाती है, लेकिन अर्थ वही रहता है जो वास्तव में उस पूरे पद का अर्थ होता है। तो पहला तरीका तो ये हो गया कि हम या तो कारक विभक्ति का या बीच में आए शब्दों का लोप कर दें, और इसका जो दूसरा तरीका है वो दूसरा तरीका ये है कि दो शब्दों को मिलाया जाए और वो दो शब्द जो प्रचलन में हैं सिर्फ उन्हीं शब्दों के माध्यम से ही कोई भिन्न अर्थ देने वाली बात भी कही जाए। जैसे मैं आपको बताऊं, यानी अगर इसका विग्रह करते हैं, विग्रह करना यानी समस्त पद में जिन कारक की विभक्तियों या शब्दों को लोप करके हमने समस्त पद बनाया है उन्हीं को वापस बैठा देना, यानी उस समास के जो लुप्त पद हैं या जो भिन्न अर्थ देने वाले शब्द हैं उन सभी को लगाकर पुनः वैसा पद बना देना समास विग्रह कहलाता है। अब इसका समास विग्रह क्या है? लंबा है उधर जिसका अर्थात गणेश, ठीक है, ये इसका पूरा अर्थ बन जाता है, यानी ये इसका विग्रह है। इस शब्द का जो अर्थ है वही इसका विग्रह है। अब यहाँ पर ये विग्रह की स्थिति देखिए कितनी लंबी। अब अगर अपन सिर्फ गणेश शब्द
शब्द को भूल जाए। ठीक है, हमें एक गणेश एक नवीन शब्द था, हमारे पास शब्द यही थे लंबा और उदर। हालांकि यहाँ पर संधि की प्रक्रिया में उसकी भी चर्चा हम करेंगे। लंबा और उदर दो शब्द हैं हमारे पास। ठीक है, संधि करी तो बन गया लंबोदर, और समास किया तो लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश। अब इस पूरी पंक्ति को छोटा करने के लिए हमने सिर्फ एक शब्द का प्रयोग किया। ये तो हो गई संक्षिप्तता की प्रक्रिया। ठीक है, दूसरी बात यह है कि हमारे पास शब्द तो वही थे ना, ये तो एक नवीन शब्द था, तो नवीन शब्द का गठन न किया जाए और उन्हीं पुराने शब्दों के माध्यम से नवीन अर्थ दिया जा सके, ये प्रवृत्ति भी समास के उदय का कारण है। तो मैंने आपको बताया समास दो प्रकार से बन सकते हैं, या तो हम दो शब्दों के बीच की कारक की विभक्ति का या बीच में आए शब्दों का लोप कर लें। ठीक, दूसरी ये होती है कि उन्हीं दो शब्दों से हम कोई भिन्न अर्थ देने वाले शब्द का निर्माण भी कर सके, तो ये समासिक प्रक्रिया है। यानी कि दो शब्दों को पास पास बैठाने की जो प्रक्रिया है वह समास कहलाती है, और उनको अलग अलग करके अर्थ स्पष्ट कर देने की स्थिति तक ला करके उसको लिख देना समास विग्रह की प्रक्रिया कहलाती है। अब आगे बढ़ते हैं इस प्रक्रिया से। संधि और समास दोनों की बात करते हैं। जो संधि है वो है ध्वनि के स्तर की प्रक्रिया। कैसे है ध्वनि के स्तर की? संधि जो है वो ध्वनि के स्तर की प्रक्रिया है। कैसे है ध्वनि के स्तर की प्रक्रिया? क्योंकि इसमें ध्वनियों में परिवर्तन होता है, विकार आता है, इसको हम कहते हैं। जैसे मैंने आपको एक साधारण उदाहरण दिया, लंबोदर, लंब, धन, उदर, इसका अ और इसका उ मिलकर बन गया ओ, यानी इनकी दोनों वर्णों की ध्वनियों में परिवर्तन आया, विकार आया। ठीक है, बन गया लंबोदर। शब्द में, वर्ण में, ध्वनि के स्तर पर विकार उत्पन्न करने का कार्य करती है संधि। लेकिन जो समास है वो शब्द के स्तर की प्रक्रिया है। समास क्या है? शब्द स्तर की प्रक्रिया है। यदि हम इसका विच्छेद करते हैं तो हमें इसकी ध्वनियों को अलग अलग करना होगा। समास में ऐसा नहीं होता। जैसे अब यदि इसी शब्द को ले आप कहोगे कि मैडम इसमें संधि है या समास, कई बार ऐसा पूछा गया है इंटरव्यू में, कभी ऐसा पूछा जाता है, कोई एक शब्द ऐसा बताया, सामान्यतः बहुब्रीहि समास के शब्दों को ही उठाया जाता है और पूछा जाता है कि बताइए कि इसमें समास है कि संधि है। तो सुनिए, यहाँ संधि समास दोनों है। यदि हम इसका विग्रह ऐसा करते हैं, लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश, तो ये सामासिक प्रक्रिया है, ये समास है और ये समास विग्रह की प्रक्रिया। और यदि हम इसका विच्छेद लंब धन उदर ऐसा कर रहे हैं तो यह संधि की प्रक्रिया है, यानी यहाँ इस पद में संधि भी है और समास भी है, दोनों ही स्थितियां हैं। ठीक है, अब समास शब्द की प्रक्रिया कैसे है? जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया, माता पिता का, दिन और रात का, दोनों समास का उदाहरण लेते हैं। या हम राजपुत्र, हमने एक शब्द बनाया राजपुत्र और विग्रह किया राजा का पुत्र, तो देखिए विभक्ति का तो लोप हो गया और शब्दों को हमने पास पास बैठा दिया। सिर्फ ध्वनियों में कोई विकार नहीं, कोई परिवर्तन नहीं, कोई स्थिति में बदलाव नहीं, वैसा का वैसा दो शब्द थे, बीच के शब्द को हटा के दोनों शब्दों को पास पास बैठा दिया। यही प्रक्रिया चलती है। ये आपको संधि और समास में भिन्नता की बात करेंगे। दूसरा, संधि में विच्छेद होता है और समास में विग्रह होता है, हम इसकी चर्चा कर चुके। अब आते हैं समास के भेदों की ओर। अब समास के भेद जो हैं उनको भेद प्रभेद में बांटने की प्रक्रिया दो प्रकार से की जा सकती है।
यदि पद की प्रधानता का हम ख्याल रखते हैं तो समास केवल और केवल 4 भागों में बांटे जा सकते हैं। कैसे? देखिए पद की प्रधानता कैसे होती है। यदि प्रथम पद प्रधान है, यदि द्वितीय पद प्रधान है, यदि दोनों पद प्रधान है, ये 4 स्थितियां हो सकती है, और कोई भी पद प्रधान नहीं है, कोई भी पद प्रधान नहीं है। अभी 2 स्थितियां देखिए। यदि प्रथम पद प्रधान है, यानी प्रधान होने का मतलब क्या? प्रधान होने का मतलब ये कि उसका प्रथम पद जो है वो पूरे शब्द का अर्थ निर्णीत करता है, उसी के आधार पर पूरे शब्द का अर्थ लगाया जाता है। तो यहां हो गया अव्ययी भाव समास। ठीक है। यदि द्वितीय पद की प्रधानता है तो हो गया तत्पुरुष समास। यदि दोनों ही पद प्रधान है तो हो गया द्वंद्व समास। और यदि कोई भी पद प्रधान नहीं है तो हो गया आपका बहुव्रीहि समास। अब आप कहेंगे कि मैडम कर्मधारय और द्विगु समास कहाँ चला गया? आपको बता दूं, शब्द निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर यदि हम उसको देखें तो वह तत्पुरुष के अंतर्गत ही आता है, क्योंकि उन दोनों में द्वितीय पद प्रधान है, द्विगु में भी और कर्मधारय में भी। दोनों ही समासों में द्वितीय पद प्रधान आपको देखने को मिलेगा। जब हम उसका आगे डिटेल पढ़ेंगे तो बात करेंगे। यहाँ पर हम उसको समझने के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं में कौन कौन से किस किस प्रकार के पद आए हैं, उनका विग्रह कैसे किया जाना है, इसकी भी बात होगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप देखिएगा, इन सब चीजों की हम चर्चा करेंगे। मैंने आपको बताया 2 प्रकार से कर सकते हैं, एक तो पद की प्रधानता के आधार पर, और आपको सीधा ही सीधा कोई आधार नहीं, बताइए संख्या के आधार पर कितने हैं समास के भेद। तो कुछ पुस्तकों में आपको 6 भी मिलेंगे। 6 ऐसे भी लिखा जाता है और 6 ऐसे भी लिखा जाता है, दोनों ही प्रकार से। तो उस आधार पर इनको अलग कर दिया, द्विगु और कर्मधारय को तत्पुरुष अलग कर दिया तो 6 हो गए। और अगर पद की प्रधानता के आधार को देखा तो समास केवल और केवल 4 प्रकार के ही होते हैं। अब आगे चलते हैं हम अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव का मतलब क्या होता है उसको समझते हैं। अव्यय, अव्यय यानी जो खर्च ना हो, यानी ऐसा पद जो लिंग, वचन, काल, कारक, प्राच्य आदि बदलने की स्थिति में भी कोई परिवर्तन नहीं लाता अपने अंदर, यानी कि उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता है, ऐसी स्थिति। अब ऐसी स्थिति कहाँ होगी देखते हैं। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहली बात तो प्रथम पद प्रधान है, इस बात को ध्यान में रखें और इस बात का खंडन भी करेंगे आगे। कभी कभी ऐसा भी होता है अव्ययीभाव समास में कि प्रथम पद प्रधान न हो, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि दोनों ही पद प्रधान न हो, और ऐसा भी होता है कि पूरा पद बनने के बाद पूरा पद अव्यय रहे ही नहीं। ऐसे बहुत से अपवाद इसके अंदर देखने को मिलते हैं। पद की प्रधानता के आधार पर मैं बताया जिसमें प्रथम पद प्रधान होगा। अव्ययीभाव समास वहां होता है जहां पर प्रथम पद प्रधान हो तथा पूरा पद अव्यय। 2 विशेषताएं इसकी, प्रथम पद या तो प्रधान होगा और साथ में पूरा पद अव्यय होने का भाव देगा, पूरा पद अव्यय रहेगा। जैसे कैसे ध्यान देते हैं, जैसे यथा शक्ति, मैंने शब्द बताया यथा शक्ति, ये देखिए जिसका प्रथम पद है वो या तो अव्यय है या उपसर्ग है, क्योंकि हमारे हिंदी के अंदर उपसर्ग सभी अव्यय है। ठीक है, तो यथा शक्ति को मैंने लगाया और यथा शब्द जो अव्यय है
उसने यथाशक्ति काम किया था, वह यथाशक्ति काम करेंगे, काल के आधार पर कोई भेद नहीं। लड़कियों ने यथाशक्ति काम किया, लड़की ने यथाशक्ति काम किया, वचन के आधार पर कोई भेद नहीं। तो इस प्रकार आप देखेंगे कहीं पर भी इस शब्द के अंदर कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, यानी पूरा पद जो है वह अव्यय का भाव देगा। ठीक है, और खाली शक्ति को देखते तो अव्यय नहीं होता। राक्षस द्वारा अपनी शक्तियों का प्रयोग किया गया, या जो है अपनी विशेषाधिकार संबंधी शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति कर सकता है। इस तरह की पंक्तियां आपने सुनी, इस तरह के वाक्य आपने सुने। तो शक्ति का तो शक्तियों हो सकता है, यानी वचन के आधार पर इसमें परिवर्तन हो गया, लेकिन जब यथा इसके आगे लग गया तो यथाशक्तियों नहीं हो सकता है, फिर वो यथाशक्ति ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर पूरा पद जो है वो अव्यय का भाव देने वाला है। एक दूसरा मैंने कहा कि कभी कभी ऐसा होता है कि अव्यय का भाव न दे। दूसरी बात मैंने करी थी, हो सकता है दोनों ही पद प्रधान न हो, या यहाँ पर जो मैंने बताया पूर्व पद अव्यय का भाव और प्रथम पद प्रधान जो यथाशक्ति में बताया कि इसका अपन विग्रह करते हैं तो शक्ति के अनुसार, यानी जैसी शक्ति है। तो अब शक्ति के अनुसार हमने कहा, तो शक्ति अर्थ पर किस पर डिपेंड है, किस पर निर्भर है, यथा के अर्थ पर निर्भर है। तो जो शब्द दूसरे किसी शब्द के अर्थ पर निर्भर रहता है, तो जिस शब्द के अर्थ पर निर्भर है उसका अर्थ वह कहलाएगा मुख्य पद, वह कहलाएगा प्रथम पद, उसकी प्रधानता वहीं पर तय होगी। यानी प्रधान कौन सा पद है, जिसके आधार पर पूरा शब्द अपना अर्थ ग्रहण कर रहा है। ठीक, अब मैंने कहा कि ऐसा भी हो सकता है कि पूरा पद अव्यय ना हो। देखिए कैसे, प्रतिध्वनि अव्ययभाव समास है और प्रतिध्वनियों होता है। उन्होंने प्रतिध्वनियों को सुना, उन्होंने प्रतिध्वनियां सुनी, तो परिवर्तन तो हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ परिवर्तन हुआ है, तो पद की प्रधानता नहीं, उन दोनों ही पदों के आपस में संबंध तय करते हैं कि यहाँ कौन सा समास होना चाहिए। तो इन दोनों शब्दों का जो आपस में संबंध था, वह संबंध ये तय करेगा कि यहाँ पर कौन सा पद प्रधान है। दूसरा, अब देखो हाथों हाथ, अब देखो हाथ शब्द का तो परिवर्तन होता है वचन में। हाँ, उसने बहुत हाथों से, उसके दोनों हाथ टूट गए, इस तरह का पद, यानी उसने दोनों हाथों से काम किया, तो हाथ शब्द में तो परिवर्तन हो रहा है। तो जब हाथ शब्द में परिवर्तन हो रहा है तो इसका भी बात समास कर, अब इसका विषय है हाथ ही हाथ में, ये काम हाथों हाथ हो गया। हाथों हाथ होने का मतलब है कि तुरंत हो गया, यानी हाथ ही हाथ में इसका विग्रह है। ये काम रातों रात हो गया, यानी रात ही रात में काम हो गया। तो ये जो शब्द है ये नाम पद अव्यय कहलाता है, और जो नाम पद अव्यय है उसके अंदर परिवर्तन हो सकता है। तो मैंने यहाँ पर ये आपको यह इसलिए बताया कि उदाहरण मैंने आपको इसलिए दिए कि इस चीज को आप रूढ़ मत बनाइए कि पूरा पद अव्यय बनता है और उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ऐसा भी हो सकता है, ऐसे मैंने आपको अपवाद देकर के समझाया, इसीलिए समझाया कि ऐसा भी संभव है कि इनमें परिवर्तन हो जाए, लेकिन आपस में इन पदों का जो संबंध है, जो उसका अर्थ है, ये तय करता है कि यहाँ पर ये अव्ययभाव समास है या नहीं। अब इसी के आधार पर हम जो है इसके दोनों भेदों की बात करते हैं, पहला पद अव्यय और नाम पद अव्यय। जो पहला पद अव्यय है, इसके अंदर पहला पद या तो उपसर्ग होगा या फिर अव्यय होगा, पहला पद अव्यय है। और जो दूसरा है वो नाम पद अव्यय है। नाम पद अव्यय का मतलब है, देखिए कैसे, प्रथम पद अव्यय तो मैंने बताया आपको, जो लिंग वचन काल परिवर्तन पर भी परिवर्तित नहीं होता, और जो दूसरा पद बताया वो प्रथम पद, उसमें क्या है, नाम पद, यानी प्रथम पद जो है वह
या विशेषण होगा। अब वो संज्ञा या विशेषण कैसा होगा उसको देखते हैं। चलिए उसके कुछ उदाहरण मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ ताकि आपको पता चले कि किस प्रकार। जैसे कुशलतापूर्वक, और कुशलता भाववाचक संज्ञा है, आप जानते हैं। और बनने के बाद पूरा पद अव्यय बन गया, लेकिन प्रथम पद न तो उपसर्ग है और न ही अव्यय है, यानी कि वो संज्ञा भी हो सकता है और वो विशेषण भी हो सकता है। तो दोनों ही स्थितियों में आपको यहाँ पर ये देखना होगा कि किस प्रकार से दोनों शब्दों का आपस में संबंध तय होता है। इस पर तय होता है तो प्रथम पद अव्यय में, यहाँ प्रथम पद अव्यय था, वो या तो उपसर्ग होगा या अव्यय होगा। दूसरे में प्रथम पद नाम पद में, इसके अंदर प्रथम पद अव्यय या उपसर्ग न होकर के संज्ञा या विशेषण होगा। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे हाथों हाथ मैंने आपको बताया, रातों रात बताया, धड़ाधड़ बताया, धड़ के बाद पुनः धड़ की आवाज, ये काम धड़ाधड़ हो गया, यानी धड़ के बाद पुनः धड़ की आवाज। ऐसे बहुत सारे उदाहरण मैं आपको यहाँ कमेंट बॉक्स में भी बताऊंगी, और साथ में हमारा जो इसका दूसरा भाग होगा इस वीडियो का, उसमें हम इसके दूसरे भेदों के साथ साथ हम इसके जितने प्रश्न प्रतियोगी परीक्षा में आए हैं उनकी भी चर्चा करेंगे। तो आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर देखें ताकि उसमें जो उदाहरण परीक्षाओं में आए हैं उनकी चर्चा हमने करी है, उनको आप जरूर पढ़ें, और इस संबंध में यदि कोई भ्रम की स्थिति हो तो उसकी चर्चा जरूर